एमएसपी की, और इसलिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए क्योंकि हमारे देश के अंदर किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं होने से कनक गेहूं 800 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हुआ और बाजरे में 1100 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से कम पर किसानों की खरीद हुई है। ये दो फसलों का मैं जिक्र कर रहा हूं। बाकी आप सब लोग, ये न सिक्कों की लड़ाई है न जाटों की लड़ाई है, ये हमारे देश के अन्न उगाने और अन्न खाने वाले भारत के 140 करोड़ आबादी की लड़ाई है। जब ये सरकार आई तो मैं भी ये समझता था कि ये गरीब घर से है, शायद गरीबों के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, लेकिन मेरी आंख तब खुली जब इन्होंने जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून था उसको एकदम से रद्द किया। उस समय मैंने पर्चा भी छपवाया कि देश के सौदागर जब से सत्ता में आए किसान मजदूरों पर बादल संकट के छाए। आज ये साबित हो गया है कि ये सरकार भारतीय जमाखोर पार्टी नाम है इनका, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। शरफ इनका एक ही काम है, देश बेचना, देश लूटना और देश को बर्बाद करना। उसके बाद ये विदेशों में सिर्फ इसलिए जाता था कि आओ मैं सस्ता मजदूर दूंगा, सस्ती ज़मीन दूंगा, सस्ता कच्चा माल दूंगा, प्रदूषण से छूट दूंगा, 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, आओ देश को जल्दी गुलाम बनाओ, खेती किसानी सब मैं विदेशी तुम्हारी कंपनियों के हवाले कर दूंगा। और ये 3 काले कानून उसी का नतीजा है और आज देश सारा सड़कों पर है। अब सरकार ने कर दिया कि उन मंडियों के बाहर प्राइवेट मंडियां होंगी और प्राइवेट कंपनियां आपके अनाज को खरीदेंगी। वो 1 या 2 साल तो आपके अनाज को सरकारी रेट से 10 या 20% एक्स्ट्रा देकर खरीद सकती हैं। किसान इतना मेहनती है और वो इतना लागत मूल्य उसका फसलों के ऊपर हो जाता है कि वो 5 रुपए महंगी फसल को भी कहीं पर भी बेच सकता है, क्योंकि वो एक मेहनत की जो उसकी कमाई है वो उसको प्राप्त करना चाहता है। तो वो सरकारी मंडी ना जाकर जो बाहर की मंडियां हैं प्राइवेट, वो उस पर जब 5 या 10 रुपए भी महंगा देगी तो सबको पता है कि वो उसको वहाँ बेचेगा। जब वो प्राइवेट मंडियों को बेचेगा तो धीरे धीरे करके सरकारी मंडियां में आमदनी फसल जाना बंद हो जाएगी और धीरे धीरे करके वो बंद हो जाएंगी। जब प्राइवेट मंडियां बंद हो जाएंगी, तब सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी तो प्राइवेट मंडियों की अपनी मोनोपोली शुरू होगी, गुंडागर्दी खत्म शुरू होगी। जैसे कि बीएसएनएल का जो हुआ है कि पहले बीएसएनएल को खत्म करने के लिए जियो को लॉन्च किया गया, फ्री सिम बांटे गए, सस्ता किया गया। जब बीएसएनएल पूरी तरह से बंद हो गया तब उन्होंने अपने जो वो मोनोपोली है रिचार्ज करना शुरू कर दिया और महंगे रेट कर दिए। इसी प्रकार धीरे धीरे करके प्राइवेट मंडियां भी किसान के फसलों को सस्ते दामों पे खरीदेंगी और एपीएमसी मंडी जो सरकारी मंडियां है वो बंद हो जाएंगी। पहला कानून वो है। और दूसरा कानून इसके अंदर जो है वो खाद्य सुरक्षा बिल का है, जो 1955 के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कानून बनाया था कि भाई देश के अंदर जो आपदा प्रबंधन है, अगर किसी आपदा प्रबंधन है, अगर उसके दौरान जो ज़रूरी सामान खाने पीने की वस्तु है जिसमें अनाज है, दालें हैं, तेल है वगैरह, जो आप उसका एक लिमिट के द्वारा लिमिट तक ही उसका आप स्टॉक कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर इन्होंने संशोधन किया है, तो अब जो लिमिटेशन है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया और आप अनलिमिटेड उसको स्टॉक कर सकते हो। इसका असर क्या होगा आम जनजीवन के ऊपर? मान लिया कि एक मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मैंने 5000 करोड़ का अनाज इकट्ठा कर लिया हिसार डिस्ट्रिक्ट का, तो धीरे धीरे सारा अनाज जो लोगों का वो मैंने इकट्ठा कर लिया और जिसके पास घर में स्टॉक है, मान लिया किसान ने अपने खाने के लिए इकट्ठा कर लिया, बाकी जो आम जीवन है जिसमें गरीब है, मजदूर है, छोटे दुकानदार है, उनका स्टॉक तो 1 महीने या 2 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। दोबारा उन्होंने अनाज खरीदने के लिए बाजार की तरफ जाना पड़ेगा। मैंने उसको स्टॉक कर रखा है, मेरे पास अनाज है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी और के पास अनाज नहीं है, तो मैं फिर क्या मेरी मनमर्जी के रेट निर्धारित करूंगा और लोगों को मजबूरी वश वो अनाज खरीदना पड़ेगा, जिसके कारण देश के अंदर भूखमरी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। तीसरा जो इसके अंदर कानून है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक इसके अंदर मैकेनिज्म सेट किया गया है, किसान से उसकी ज़मीनों को छीनने का एक जो जाल बुना गया है, वो जाल इसलिए बुना गया है कि आप देखिए जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है अचानक फसलों के भाव डाउन होने शुरू हो गए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया किसानों को कि हमारा जो अनाज है देश का उसके अंदर क्वालिटी नहीं है और दूसरे देश उसको खरीद नहीं रहे। इस किसान ज़्यादा जागरूक नहीं है और वो अपने जो घटती हुई फसलें हैं और जो डाउन भाव होते हैं
तो वो उसको भगवान का अपना नसीब समझता है और भगवान की कृपा समझता है। अगर वो दोष भगवान की बजाय सरकारों को देने लग जाए तो किसी भी सरकार को इतनी आसानी से उसके खिलाफ कानून बनाने की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी बनाने की। दूसरी बात जो है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उन्होंने कहा कि भाई बड़ी कंपनियां आएंगी और किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी। मान लिया भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत के अंदर असंभव है, क्योंकि मान लिया बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जिसके अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। अंबानी, अडानी, रतन टाटा या जो भी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फसल है वो बिना पानी के तो हो नहीं सकती, उसके लिए नहरों में पानी चाहिएगा। जब सरकार ही पानी नहीं लेके आ सकती तो बड़ी कंपनियां पानी कैसे लेके आएंगी? नीचे का जो पानी है वो खराब है, वो चरचरा, वो लगा लो उसको खारा है, नमकीन है, वो फसलों के लिए उचित नहीं है। अंबानी उसको मीठा नहीं कर सकता। तो ये संभव है कि जो उनकी कंडीशन है, बड़े जो फर्म है जो किसान के साथ कॉन्टैक्ट करेंगी, उसके अंदर कहा गया कि मान लिया किसी कंपनी ने 100 क्विंटल गेहूं चाहिए किसान से, और किसान 100 क्विंटल गेहूं पैदा ना करके 90 क्विंटल या 95 क्विंटल कर दिया, तो कंपनी कहेगी कि जो 5 क्विंटल गेहूं की वजह से मेरे को इतने 1000 करोड़ का नुकसान हो गया, तो वो उसके ऊपर क्लेम करेगी। और इसमें कह दिया कि किसान जो है वो कंपनी के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता। वो कोर्ट का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का उसके अंदर कोई प्रावधान नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी नीचे तहसीलदार या एसडीएम से नीचे का बंदा उस मामले को सुलझा सकता है। और हमारे देश का जो कानून व्यवस्था संविधान है वो पता है कि एक एसडीएम अंबानी जैसे के खिलाफ क्या कार्रवाई सुनाएगा? वो तो गांव के किसी सरपंच को भी जेल नहीं करवा सकता। अंबानी तो बहुत बड़ी चीज है। तो ये इस तरह के जो कानून बनाए गए हैं वो किसानों से। दूसरा, इसके अंदर जो चौथा, वो 3 तो कानून है जो बैंकों का निजीकरण किया है, वो इसी साजिश के तहत किया गया कि किसानों ने जो केसीसी कार्ड बनवा रखे हैं, लगभग 80% किसानों ने केसीसी कार्ड बनवा रखे हैं, और उन केसीसी कार्डों के जो टूटते हुए भाव हैं फसलों के, उसकी वजह से वो केसीसी की जो किस्तें हैं वो समय पर नहीं भर पाएंगे और वो फ्रॉड हो जाएंगे। फ्रॉड होने के बाद जो है सरकारें उसके द्वारा उसकी ज़मीन को नीलाम करने की कोशिश करेगी और पूंजीपति लोग उनको आसानी से खरीद पाएंगे। इसलिए जो बैंकों का है वो निजीकरण किया गया है। जो ये तीनों कानून है ये पूरी तरह किसानों को बर्बाद करने के लिए और उनकी कब्रों को खोदने के लिए लागू किए गए हैं। जो चौथा ये अलग से है, जो एमएसपी की मांग है। एमएसपी की जो मांग है वो इसलिए है, धरती के ऊपर कोई भी चीज़ व्यापारीकरण में और बाजारीकरण में बिना एमएसपी के नहीं मिलती। किसान खेती बाड़ी के ऊपर हर प्रोडक्ट जो भी खरीदता है, चाहे खाद है, स्प्रे है, दवाई है या डीजल है, पेट्रोल है, सभी के ऊपर एमएसपी लागू होती है। एमएसपी के द्वारा तैयार किए गए, एमएसपी के प्रोडक्टों के द्वारा तैयार किए गए फसलों का एमएसपी ना मिले, ये तो एक अचंभे की बात है। उसको फसलों के भाव की सिक्योरिटी ही नहीं है, तो कोई किसान बेचारा कितना फसल उत्पादन करे, मार्केट में किस भाव बिकेगा, ये एक हमेशा उसका दिमाग के अंदर और दिलों के अंदर एक संयम बना रहता है, जिसके किसान डरता है खेतीबाड़ी करते हुए। एमएसपी लागू बहुत जरूरी है। एमएसपी लागू होने से क्या है, सिक्योरिटी आएगी। अब किसानों ने कह दिया भाई एमएसपी दे नहीं सकते, फसलें महंगी हो जाएंगी, आम आदमी है वो अनाज को खरीद नहीं पाएगा, इसलिए हम एमएसपी नहीं दे रहे। एक बात है भाई, एमएसपी जब आदमी किसान एमएसपी दो, मान लो मार्केट में टमाटर की फसल है, आपने देखा भी होगा, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि 2 रुपये किलो का टमाटर मार्केट में आढ़ती उससे खरीदता नहीं, जबकि 1 एकड़ में टमाटर के ऊपर खर्चा लगभग 1 किलो के ऊपर अगर देखा जाए तो 5 रुपये से कम नहीं होता। जो फसल भरपाई योजनाएं होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की, वो पूरी तरह से फ्रॉड होती हैं। किसी भी किसान को उसका मुआवजा राशि तक नहीं मिलता। सरकारें कागजी कार्रवाई पूरी करके फ्रॉड करके वो पैसा डकार जाती हैं। जब 5 रुपये, 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो आढ़ती किसान से टमाटर खरीदता है और कस्टमर उसी आढ़ती से 20 रुपये किलो टमाटर खरीदता है, जो 18 रुपये की दलाली वो आढ़ती कर सकता है, जो 2 मिनट में वहाँ बैठा बैठा, तो क्या सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती कि किसान का जो टमाटर है वो कम से कम 10 रुपये के दायरे में बिके? तो इस प्रकार एमएसपी जरूरी है, और एमएसपी मिलने से किसान का भला हो सकता है। और किसान का भला होने से हमारे देश की 70% जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर करती है और हमारी अर्थव्यवस्था जो कृषि पर डिपेंड है, उसका भला हो सकता है और हम एक विकास के रास्ते पर चल सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से मनदीप भाई ने और महावीर नीलवाल ने कहा, हमारे देश के अंदर बहुत विचित्र स्थिति में देश है। चीनी सैनिक देश के अंदर कब्जा करके बैठे, मोदी सरकार कह रही हमारी ताकत उसे हटाने की नहीं है।
किसान पिछले 7 महीने से काले कानून हटाने और एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही है हमारी हैसियत नहीं है। हमारे देश के अंदर कोरोना के कारण 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी छिनी। 23 करोड़ के करीब जो आबादी है उनकी आमदनी आधे से नीचे पहुंच गई। सरकार से कहा जा रहा है कि कोरोना के कारण उसकी भरपाई करो। सरकार कह रही हमारी हैसियत नहीं है। हमारे देश में 2005 में आपदा प्रबंधन कानून की धारा 12 के तहत है कि कोरोना के महामारी से जान गंवाने वाले को 4-4 लाख रुपए देना आवश्यक है। ये सरकार कह रही हमारी हैसियत नहीं है। देश में करोड़ों बेरोजगार हैं, उसके लिए हम कह रहे हैं कि रोजगार दो। ये सरकार कह रही हमारी हैसियत नहीं है। हमारे देश में पेट्रोल और डीजल पर 30-35 रुपए प्रति लीटर की वसूली कर रही है सरकार। हमारा देश कह रहा है कि यह वसूली बंद करो। सरकार कह रहे हैं वसूली बंद नहीं कर सकते हैं। एक गैस सिलेंडर पर 400 रुपए से ज्यादा वसूली हो रही है। हम कह रहे हैं माफ करो। सरकार कह रहे हैं हम नहीं कर सकते हैं। हम कह रहे हैं 3 काले कानून वापस करो। सरकार कह रहे हैं हम नहीं कर सकते हैं। तो जो सरकार, और दूसरी तरफ मैं आपको कहना चाहता हूं कि 20,706 करोड़ रुपए स्विस बैंक में जमा हो गए। देश के लोग कंगाल हो गए। भाजपा और इनके चहेते दुनिया में और स्विस बैंक में जिस तरीके से उजागर हो रहा है मामला, ये माला माल हो गए। तो आज हम टिकरी बॉर्डर से इन्हीं सब बातों को लेकर के आप सब किसान साथियों को एक वादा करने के लिए आए हैं। जब तक देश में 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बन जाता है, तब तक हमारी ये जंग जलती रहेगी। पहले इन्होंने कहा ये खालिस्तानी और सिखों की लड़ाई है, अब ये कह रहे हैं कि ये जाटों की लड़ाई है। पर मैं आपसे वादा करता हूं ये न सिखों की लड़ाई है न जाटों की लड़ाई है। ये हमारे देश के अन्न उगाने और अन्न खाने वाले भारत के 140 करोड़ आबादी की लड़ाई है। इसमें आप सब लोगों का जो सहयोग, प्रेम और प्यार मिल रहा है, और जो टीवी और अखबार हमारे किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, पहले खालिस्तानी बता रहे थे और अब ये मुकेश का हत्यारा बता रहे हैं, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि झूठ फैलाने वाले टीवी को देखना बंद करो और झूठ परोसने वाले अखबार और पत्रिकाओं को पढ़ना बंद करो और एक स्वर में कहो भारत के किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। 3 काले कानून वापस जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता 3 काले कानून, 3 काले कानून।